गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश पाठक, आपका बायोलॉजी टीचर। हम आपको बायोलॉजी के लास्ट यूनिट के जो 2 चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट यूनिट हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये लास्ट यूनिट से हम बहुत ज़्यादा अननोन नहीं हैं। इसके पहले भी आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फिर भी 10th क्लास के NCERT के द्वारा सिलेबस में यह सम्मिलित किया गया है, इसलिए हमको इसके बारे में पढ़ना और जानना ज़रूरी है। इस लास्ट यूनिट में हम 2 चैप्टर स्टडी करते हैं। एक है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है आवर इन्वायरमेंट। तो आज हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो कि CBSE के द्वारा 10th के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उसमें जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, जितना हमको स्टडी करना है, उन टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए हमने एक PPT बनाने की कोशिश की है और ज़्यादातर टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, नोट करेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स भी मैं PDF के रूप में ग्रुप में डाल रहा हूँ, उसको भी आप सहायता के लिए उपयोग करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में जो हम स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, आपका 2 वर्ड है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फर्स्ट थिंग है आपका मैनेजमेंट और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जिसके बारे में आप वेल अवेयर हैं कि जो कुछ भी हमें नेचर से मिलता है वही हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। समय समय पर नेचुरल रिसोर्सेस जो हमारे अवेलेबल हैं, इनकी गुणवत्ता, इनकी उपलब्धता प्रभावित होती रहती है। उसी गुणवत्ता और उपलब्धता के आधार पे इन नेचुरल रिसोर्सेस को अवेलेबिलिटी के बेस पे इनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ये 2 पार्ट जिसे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के नाम से जानते हैं। रिन्यूएबल इट मीन्स द थिंग्स विच कैन बी रिन्यू, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। That's a very simple example. You can take your air, water or sunlight. These are the different natural resources. नेचर हमें देता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेस हैं। एयर, ऑक्सीजन पर डे हम न जाने कितना यूटिलाइज करते हैं, इसकी कॉस्ट कुछ भी हम नहीं देते नेचर को। लेकिन अगर एक आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, 24 घंटे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे रह जाता है, तो हॉस्पिटल वाले न जाने उसकी कितनी कॉस्ट बना देते हैं। तो इन सब को हमको ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपने नेचर के द्वारा उपलब्ध जो भी रिसोर्सेस हैं उनका कंजप्शन करना चाहिए। स्टडी केवल मार्क के लिए नहीं होती, स्टडी केवल नंबर पाने के लिए नहीं होती, बल्कि स्टडी के द्वारा एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बन सके, वो अपने व्यवहार के द्वारा, कुशलता के द्वारा प्रदर्शित करे कि वो स्टडी किया हुआ यानी शिक्षित व्यक्ति है, इसके लिए भी होती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस हमें मार्क्स तो दिलाएगा ही, लेकिन इस प्रकृति से हमको कैसे बचना है, प्रकृति में कैसे रहना है, प्रकृति को कैसे बचाना है, वो भी सिखाएगा। आजकल हम कोरोना महामारी से विश्व को लड़ते देख रहे हैं, यह भी एक नेचर की ही देन है। इसमें भी वही सरवाइव कर रहा है जो अपने एटमॉस्फेयर को, अपने नेचर को मेंटेन किए हुआ है। सेकंड कैटेगराइजेशन में आपका नॉन रिन्यूएबल में आता है। कहते हैं नेचर हमके कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट देता है जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, या रिन्यू होता भी है तो उसका इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है कि हम उसको एक तरह से नॉन रिन्यूएबल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक व्यक्ति के जीवन काल में रिन्यू होना मुश्किल होता है उसका। जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये नेचर के द्वारा तो मिलता है,
टाइम टाइम कोल बनता भी है, पेट्रोलियम बनते भी जाते हैं, लेकिन इनका इतना लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होता है प्रिपरेशन में, फॉर्मेशन में, जिसको हम कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल में। नेचर के अद्भुत दृश्य हमको जहाँ सुकून देते हैं वहीं हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नेचर को कभी भी हम अत्यधिक उपभोग न करें, न तो अत्यधिक डिस्टर्ब करें। इसलिए इस एनवायरनमेंट को, इस नेचर को सेव करने के लिए 3 फैक्टर्स बताए गए हैं, जिनमें रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज मेन है। इनको आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, इनके द्वारा हम नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी हद तक सेव कर पाएंगे। न्यू मॉडर्न बुक में जब आप देखेंगे, रेफरेंसेस बुक या न्यू एनसीईआरटी में, तो ये 3R सिस्टम कन्वर्ट हो गए हैं 5R सिस्टम में, जिसमें रिफ्यूज और रीपर्पज 2 और आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं। कहते हैं कि मैनेजमेंट रिसोर्सेस या नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए आवश्यक हैं। अगर हमारे लिए आवश्यक हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनको हमको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, और प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ही हमारे सरकार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा जगह जगह पर डिफरेंट टाइप के प्लानिंग और लॉज बनाए गए हैं। इन प्लानिंग और लॉज के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस के टॉपिक में जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके स्टेक होल्डर से रिलेटेड होते हैं। कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स वो पर्सन्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस के ओनरशिप को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेस के सराउंडिंग में निवास करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के वो लोग होते हैं जो उसको पेटेंट करा चुके होते हैं या उस पर अपना एकाधिकार जमा चुके होते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, या फिर वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसके स्टेक होल्डर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रूप से पूछी जाती है कि फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको हमने स्लाइड में शो किया हुआ है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन सब के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, स्लाइड में दिया भी गया है। वीडियो को लंबा न करने के लिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। हम जब स्कूल शुरू होगा और अपनी कक्षाओं में होंगे उस समय मैं इस पर चर्चा करूँगा। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्स में मुख्य रिसोर्स वाटर भी आता है। वाटर को भी हमें कंजर्व करना, कैसे हम यूज करें वाटर को, क्योंकि वाटर का यूटिलाइजेशन आप जानते हैं डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। तो उस डैम के क्या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं उसको हमको ऑब्ज़र्व करना है। साथ ही साथ कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, कैसे हम ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करें, इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्वेशन के साथ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम भी आप अपने नोटबुक में प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, और उसके डिफरेंट मेथड्स को भी नोट डाउन करेंगे। आज की सबसे ज़रूरी जो चीज़ों में है आपका कोल और पेट्रोलियम, क्योंकि इसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो, चाहे मोटर व्हीकल्स के थ्रू हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो। इसलिए कोल और पेट्रोलियम भी हमारे नेचुरल रिसोर्स में हैं, जो कि एक तरह के नॉन रिन्यूएबल हैं। इसलिए इनको हमको ज़्यादा सेव करने की और कंजर्व करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो कुछ बैड इम्पैक्ट भी आते हैं। इसके जो बाई प्रोडक्ट डिफरेंट गैसेस फॉर्म होती हैं, SO2 या डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजन गैसेस, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अपीयर होती हैं। और जब हाई टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में और उसके बाद जब बारिश होती है तो ये एसिड रेन के रूप में अपीयर होते हैं।
धरती पे पहुंचते हैं और हम सबको अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की देन है। इसलिए ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग जो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जिसकी वजह से सुनामी या समुद्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, यानी सी लेवल का राइज होना। और सी लेवल अगर राइज होगा तो उसका मेन इम्पैक्ट रिवर्स पे आएगा, और रिवर्स में फ्लड्स, और फ्लड्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं यू नो वेरी वेल। तो इन सब चीज़ों को हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद